हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो गाइज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इमेजेस मैंने लगा रखी हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी तक आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को इनका लिंक दे दिया है, वहां पर मैं अपने नोट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ। तो उन इम्पोर्टेंट नोट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि जब एक इंडिविजुअल के अंदर किसी भी काम को करने की एबिलिटी या क्षमता नहीं होती है तो वो डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिसेबिलिटी हमेशा के लिए हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जो है वो आंखों वाला काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज जो उसका आईज का रेटिना है वो खराब हो चुका है। तो ये जो परेशानी है वो उसके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी, इसीलिए इसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। द वर्ड डिसेबिलिटी कंप्राइज ऑफ द वर्ड्स डिस प्लस एबिलिटी। डिसेबिलिटी जो है वो डिस प्लस एबिलिटी से मिलके बना है। इन लैटिन लैंग्वेज डिस मीन्स नेगोशिएशन और सेपरेशन। सो बेसिकली डिस का मतलब होता है सेपरेशन और एबिलिटी का मतलब होता है वर्थ। सो डिसेबिलिटी का मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग। एक्चुअली डिसेबिलिटी में होता क्या है कि जो एक इंसान है उसकी एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में एफिशिएंसी कम हो जाती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जी पाता है और ये प्रोसेस जो होता है वो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ चलता है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन which occur due to the damage in brain cell. So intellectual disability जो है वो एक मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन होती है जो कि ब्रेन सेल के डैमेज होने की वजह से होती है या फिर कोई अननोन कारण भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा कम हो जाती है। सारे मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं और कुछ सर्व भी होते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन AAMR 1983, इनकी डेफिनेशन आप जरूर याद करके जाइएगा। मेंटल रिटार्डेशन इज द रिडक्शन इन द एवरेज लेवल ऑफ नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी व्हिच रिजल्ट इन अ लॉस इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसमें क्या सीखा। जो मेंटल रिटार्डेशन है इसमें मेंटल प्लस फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाती है। उसी के साथ साथ जो पर्सन होते हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जैसे उनसे याद प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, लॉजिकली सोच नहीं पाएंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड होता है वो प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर पाता है बाकी बच्चों की तरह। स्पेशल बच्चों को डिफिकल्टी होती है बैठने में, प्लस अपनी पोजीशंस चेंज करने में या अपने हाथों को सही तरीके से इस्तेमाल करने में वो काफी ज्यादा लेटली रिस्पॉन्स करते हैं। जो बच्चा होता है वो अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाता है जिस तरीके से बाकी लोग करते हैं। जो बच्चा है वो काफी थोड़े समय के लिए ही चीजों को याद रख पाता है। इवन उनके गेस्चर से, उनके वॉकिंग स्टाइल से, परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो एक्टिविटी को, उससे हमें पता चल जाता है कि डेफिनेटली एक स्पेशल स्टूडेंट है। इन बच्चों को परेशानी होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। कभी कभार जो डिफॉर्मिटीज है उनके फेस पे दिखने लग जाती है, जैसे उनका जॉ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, टीथ में देखने को मिल जाएगी, हेड एंड सेलाइवेशन यानी कि जो लार है वो कॉन्टिन्यूएशन में मुंह से निकलती रहती है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिल जाता है जो बच्चे होते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल काफी कम होता है, वो काफी लंबे समय तक किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने में। जबकि अगर उन्हें ग्रूम करा जाए तो वो डेली ऑर्डर्स को काफी इजीली कर सकते हैं। दे हैव प्रॉब्लम्स इन सिंथेसाइजिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। फिजिकल डिसेबिलिटी में फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है उसे चलने में परेशानी हो सकती है, भागने में हो सकती है, बैठने में हो सकती है, खड़े होने में हो सकती है या किसी और काम को परफॉर्म करने में परेशानी हो सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज आर
cerebral palsy, spina, leprosy curved person, अनडेवलप्ड ऑर्गन, congenital anomalies, muscular dystrophy। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड रूल, इट इज अ फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम and due to this general interaction with the society is reduced, so they need specialized services and programs by the society। so ये एक फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इसमें इंटरेक्शन जो है सोसाइटी के साथ वो कम हो जाता है। सो इनको काफी ज्यादा नीड होती है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की, ताकि इनका इंटरेक्शन लेवल बढ़ सके, उसी के साथ साथ फिजिकली ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। सो फिजिकल डिसेबिलिटी में एक पर्सन सही तरीके से कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे सही से चलना, बैठना, उठना, आना जाना, कोई काम को करना। इसके कोई भी कारण हो सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को काफी डीपली एनालाइज करेंगे। सेरिब्रल पैल्सी, इसमें जो आपका ब्रेन है वो पैरालाइज हो जाता है, उसी के साथ साथ जो कंडीशन होती है और जो स्पीड होती है बॉडी की वो स्लो डाउन हो जाती है। ब्रेन का जो डैमेज है वो कभी भी हो सकता है, जन्म से पहले, जन्म के बाद। तो सेरिब्रल पैल्सी में आपका ब्रेन काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग कंडीशन भी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट, पोलियोमाइलाइटिस। सो ये जो डिसेबिलिटी है ये पोलियो वायरस की वजह से होती है। सो पोलियो वायरस जो है वो हमारे सेल्स को डैमेज कर देता है, स्पेशली बैकबोन वाले सेल्स को, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, स्पिना बिफिडा, इट इज कॉल्ड स्पाइनल बाइसेप। सो इसमें जो एबनॉर्मलिटी होती है वो जन्म से ही होती है, स्पेशली इसमें बैकबोन काफी ज्यादा इफेक्टेड हो जाती है। लेप्रोसी कर्ड पर्सन, तो बेसिकली इसमें सेंसिटिविटी का इश्यू होता है, जो इंसान है वो सेंसिटिविटी फील नहीं कर पाता है। कंजेनिटल एनोमलीज, इसमें बच्चे के दोनों पैर या एक पैर जो है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होते हैं, और ये जो डिफॉर्मिटी है वो बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। इसमें जो बच्चा है वो नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन 3 साल के बाद बच्चे के अंदर परेशानी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे के जो मसल्स हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं, उसी के साथ साथ बच्चा प्रॉपर्ली मूव भी नहीं कर पाता है। इवन डिफिकल्टी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चा बेड से भी नहीं उठ पाता है, उसी के साथ साथ वो अपने डेली रूटीन वर्क भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। जो डिसेबिलिटी है वो हेरिडिटरी हो सकती है, विच मीन्स हो सकता है कि मम्मी पापा को ऑलरेडी कोई बीमारी थी जो कि उसके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो हमें पेरेंट्स से भी मिलती हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वजों से भी हमें कुछ डिसेबिलिटीज मिलती हैं। एक्सीडेंट हो जाने से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। डिजीजेस, बहुत ज्यादा लंबे समय तक बीमार होने से भी बीमारियां हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान का बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है ड्यू टू पैरालिसिस अटैक। नेक्स्ट, पोवर्टी, गरीबी की वजह से खाने को अफोर्ड ना कर पाना भी बीमारियों की तरफ हमें ले जाता है। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन, इसमें जो पर्सन है वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रॉपर फूड नहीं लेता है, और प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, इग्नोरेंस, आज के समय में इंसान के पास खुद के लिए समय नहीं है, जिसकी वजह से वो हर एक चीज को इग्नोर करना शुरू कर देता है। सपोज एक इंसान है जिसके डेली माइग्रेन हो रहा है, सर में दर्द है, और वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है, बस ऐसे ही कुछ भी दवाइयां ले लेता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसको फ्यूचर में जाके कोई सीरियस बीमारी हो जाए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इग्नोरेंस की वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, सो स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सीधा एक प्रोफेशनलिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि वो हमारी बीमारी को सही से ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम स्पेशल स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी स्किल्स को दर्शा सकते हैं थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स दैट स्पेशल प्रोग्राम इन विच एन इंडिविजुअल get an opportunity to exhibit his performance on the basis of his specialty। So students, इसमें स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं थ्रू परफॉर्मेंसेस। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, इनके अंदर डिसेबिलिटी की परसेंटेज वेरी करती है। कुछ बच्चे माइल्ड डिसेबल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है रूल्स फ्रेम करे जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो रूल्स होंगे वो सबके लिए सेम होंगे, लेकिन स्पेशल स्टूडेंट के केस में उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग रूल सेट। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन।
क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को बनाया गया, आपने इसमें ये लिखना है। पहली चीज ये कि जिस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट को हक होता है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, उसी तरीके से एक स्पेशल बच्चे को भी हक है कि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, अपनी स्किल को दर्शाए। ओके। सेकंड चीज, जो आपके डिसेबल स्टूडेंट होते हैं मोस्टली वो डिप्रेशन में होते हैं, तो एक उनको मोटिवेट करने का जरिया ये बन सकता है। उनके अंदर हम मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ इसके थ्रू लेके आ सकते हैं, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। प्लस हम उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं जब वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, खाली दिमाग शैतान का घर, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सो स्टूडेंट एक बार इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इंश्योर सर्विस टू मीट स्पेशल नीड्स, develop motor skill, enhance self-esteem and self-image, ensure participation of student in physical education program, improve physical fitness, motivate student to protect themselves, promote sportsmanship qualities, develop knowledge of good mechanics, improve social adjustments। सो स्टूडेंट हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली देख लेते हैं। इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, सो हर एक डिसेबल स्टूडेंट तक उनकी नीड के अनुसार डिवाइसेस को पहुंचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है आपका डेवलप मोटर स्किल्स। इसमें हम मोटर स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर हम मूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। उससे होगा ये कि मोटर स्किल्स जो है स्पेसिफिक टास्क में भी हेल्प करेंगी, प्लस उसके साथ साथ वो डेली रूटीन वर्क को भी इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पेशल नीडेड स्टूडेंट होते हैं मोस्टली वो डिप्रेशन में होते हैं, उनका मोरल काफी ज्यादा डाउन होता है। सो यहाँ पर अगर हम उनको स्पोर्ट्स में एंगेज रखेंगे तो उनकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, प्लस उनके अंदर एक मोटिवेशन जगेगी और वो काफी ज्यादा इंस्पायर करेंगे दूसरों को भी कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर कोशिश करनी है कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमने बिल्डअप करना है। नेक्स्ट है इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने स्पेशल नीडेड स्टूडेंट के लिए स्टेट, नेशनल और ओलंपिक तीनों लेवल पे काम करा, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि वहां पर बच्चे पार्टिसिपेट करें। सो उनकी इनरोलमेंट बहुत जरूरी है, आपको एडमिशन करवाना है बच्चों का ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। और बेटा ऐसा होता है कि जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देखता है ना तो वो और मोटिवेट होता है कि अगर ये कर पा रहा है तो मेरे अंदर भी कैपेबिलिटी है, मैं भी कर सकता हूं। तो ये चीज हमने करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है, उनका एनरोलमेंट कराना है और उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग को डेवलप करना है। इंप्रूव फिजिकल फिटनेस। चलो एक केस लेते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जब वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है तो उसकी ग्रोथ होती है फिजिकली, मेंटली, सोशली। और सिमिलरली अगर एक स्पेशल स्टूडेंट अपने ऊपर ध्यान देगा तो उसके अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी फिजिकली, मेंटली और सोशली। सो यहाँ पर ये दे रखा है कि जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो बच्चे की फिजिकल फिटनेस को अच्छा करने में, ग्रो करने में काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अगर बच्चे अपने आप को स्पोर्ट्स में एंगेज करेंगे तो वो काफी सारा काम खुद करेंगे। जब वो अपना काम खुद कर रहे हैं तो उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज। स्पेशल स्टूडेंट बच्चों में स्पोर्ट्समैनशिप की एक क्वालिटी डेवलप होगी कि वो भी एक स्पोर्ट पर्सन है, उनको भी खेलने का हक है, वो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, कंट्री को प्राउड करवा सकते हैं। और स्पेशल बच्चे जो हैं वो दूसरे के लिए एक मिसाल का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स। तो उनके अंदर गुड मैकेनिक की एक नॉलेज डेवलप होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इंप्रूव सोशल एडजस्टमेंट। बेटा अगर हम बच्चों को अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में इनरोल करवाते हैं तो उनके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड बनेंगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सोशली एडजस्ट करना सीखेंगे, एक दूसरे से चीजों को सीखेंगे और हम ये बोल सकते हैं कि वो बच्चा काफी ज्यादा सोशली एक्टिव हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसमें कि आपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है। पेरेंट्स से आपने पूछना है कि बच्चे को कितना आता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने बच्चे को सिखाना है
और उसके अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्टूडेंट हमने ये देखा था कि जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उनमें मेनली कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड सो ऑन। इसीलिए उन डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए उन्हें कुछ प्रोफेशनल की जरूरत होती है और वो प्रोफेशनल उनकी हेल्प करते हैं उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में। सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इवन नॉर्मल स्टूडेंट को भी कुछ फैक्टर्स में टीचर की जरूरत होती है। कुछ नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स, तो वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से सीखने के लिए ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। तो इसी तरीके से स्पेशल स्टूडेंट की भी कुछ नीड होती है जो पूरा करते हैं प्रोफेशनल्स। चलिए हम इन प्रोफेशनल के बारे में देख लेते हैं। सम प्रोफेशनल्स आर काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड फिजियोथेरेपिस्ट। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट हम बात करेंगे काउंसलर की। काउंसलर वो लोग होते हैं जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ दिव्यांग इज नोन एज काउंसलिंग। दिव्यांग बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काउंसलर जनरली दिव्यांग बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ वो नॉर्मल स्टूडेंट को भी ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ काउंसलिंग नॉर्मल स्टूडेंट को भी दी जाती है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चों की काउंसलिंग है वो अलग तरीके से होती है और नॉर्मल स्टूडेंट की काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। काउंसलर जो होते हैं वो ट्रेन्ड होते हैं और उनके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को काउंसिल कर पाते हैं। वो बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सभी जने जानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफी कम होता है। काउंसलर कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे को कैपेबल और स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। तो काउंसलर वो होते हैं जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, गाइड करते हैं, काफी ट्रेन्ड होते हैं, बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाते हैं और बच्चे को कैपेबल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिजियोथेरेपिस्ट। जनरली ये देखा जाता है कि कुछ दिव्यांग स्टूडेंट में मूवमेंट की कमी होती है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है और वो बैलेंस भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हेल्प करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट दिव्यांग स्टूडेंट्स को स्टेबिलिटी और मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और ये हेल्प बच्चों को एक्सरसाइज प्रैक्टिस के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है ताकि बच्चे मूवमेंट, स्टेबिलिटी और बैलेंस पे पकड़ बना सकें। फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प करते हैं CWSN स्टूडेंट की उनके अंदर सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगा के। फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत सारी एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिसेबल्ड स्टूडेंट की हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। फॉर एग्जांपल मोटर स्किल्स को डेवलप करने में, सेंसरी प्रोसेसिंग साइट स्किल्स को डेवलप करने में। स्पीच थेरेपिस्ट जनरली उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको स्पीच प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टैमरिंग प्रॉब्लम होती है, रिपीटिशन प्रॉब्लम होती है, तो इन सब प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट और वो उनकी स्पीच को बेटर करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल एजुकेटर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग डिसाइड करता है। अगर बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चों के लिए IEP डिजाइन करता है जिसकी फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है और बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। सो गाइज, इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू गाइज।